ना ही सीख सकते हो और ना ही समझ सकते हो। तो बेटा वर्ण क्या होता है? वर्ण सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ण से पहले जो ध्वनि आती है, ध्वनि में क्या होता है, हम मौखिक वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, मौखिक स्वरों को जब हम उच्चरित करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और जब हम उसी ध्वनि को क्या दे देते हैं? लिखित स्वरूप दे देते हैं, लिखित स्वरूप दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है? तो वो वर्ण बन जाती है। तो बेटा जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रथम लिखित स्वरूप हमारे वर्ण होते हैं। तो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या होती है बेटा 52। देखो किसी भी पुस्तक में आपको ये अलग अलग मिल सकती हैं, क्योंकि पहले जो होती थी वो होती थी 46, ठीक है। उसके बाद जो आई वो 48 आई, फिर जो आई हमारी 50 के पास भी आई, अब 52 भी है, और भविष्य में हो सकता है ये 55 के पास भी पहुंच जाए। वो जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे 55 तक पहुंच सकते हैं। परंतु अभी हाल में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या हमारी 52 होगी, ठीक है। अब वर्ण किसे कहते हैं उसको जानने के बाद ये जानना भी आवश्यक है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है। पहला है स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन, ठीक है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर क्या होते हैं। देखो बेटा वैसे जब आप HSSC का कोई भी एग्जाम देते हो तो आपसे इतना डीपली जो होता है वो नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ स्वरों को उच्चारण के आधार पर ही जानने का प्रयास किया जाता है। परंतु जो टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपकी हिंदी 15 या 30 नंबर की आती है, तो वहाँ पर आपसे बड़ा ही गहराई से प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास किया जाता है, ताकि उन्हें ये पता चले कि बंदा जो तैयारी कर रहा है उसको हिंदी का ज्ञान कितना है। तो इसलिए हमें स्वरों को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। पहले होता है स्वर होते क्या हैं। स्वर होते हैं बेटा जहां पर क्या स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से वर्णों का उच्चारण होता है, तो वे वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। तो क्या कहोगे? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अभी आपको ध्यान तो सबको होगा, परंतु फिर भी याद करवा देती हूँ। ए आ ई ई उ ऊ और री, ठीक है। और फिर आता है हमारा ए आई ओ और औ। ये कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं बेटा हमारे 11 स्वर, ठीक है। और इन्हीं 11 स्वरों को अलग अलग प्रकार पर बांटा जाता है। अब देखते हैं ये किन आधारों पर बांटे गए हैं। ये हमने क्या जाना कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं। जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे क्या कहलाते हैं। तो आपको दोनों ही तरीके से इसको करके चलना है, चाहे आपसे प्रश्न पूछा जाए चाहे आपसे उत्तर पूछा जाए, दोनों ही प्रकार से आपको स्वर का पता होना चाहिए। संख्या इनकी 11 ही रहेगी। अब देखते हैं स्वर कितने प्रकार का होता है। स्वर जो होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, अलग अलग आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले जो होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार का ही होता है। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है। तो ये हमारा 3 प्रकार का किसके आधार पर?
उच्चारण के आधार पर। तो बेटा देखो इसमें आपको परिभाषा को नहीं रटना है, और ये किसके लेवल से भी है, HSSC में जो नॉर्मल जो आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो पटवारी का है, चाहे वो आपका ग्राम सचिव का है, कोई भी एग्जाम है जो HSSC में देने वाले हो, उसके लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उच्चारण के आधार पर आपसे पूछा जाता है। तो ये क्या है, हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम से कम समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं, वे हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है। और कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री। ठीक है, ये क्या है, हमारे जो 4 हैं हमारे, ये हैं बेटा हर्ष स्वर, और इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछ लेता है लघु स्वर किसे कहते हैं, तो लघु स्वर भी नाम किसका है, हर्ष स्वर का ही है। छोटा स्वर भी हर्ष स्वर ही है, लघु स्वर भी हर्ष स्वर ही है, और हर्ष स्वर तो हमारा होता ही है। ठीक है, और संख्या में ये भी क्या होते हैं, 4 ही रहेंगे, क्योंकि नाम इसी के हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है बेटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा स्वर, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर। और ये क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे या हर्ष स्वर से दुगना समय जब लगता है, तो वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। और संख्या में कितने होते हैं बेटा, संख्या में होते हैं हमारे 7। और 7 कौन से 7 जो हमारे 4 हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, जो बचे हुए हैं तो वो कौन से बचे हुए हैं, तो जो हमारे बचे हुए हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए बेटा 7 स्वर हैं जो दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और एग्जाम में जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो क्या दे दिया जाता है, निम्न में से दीर्घ स्वर है, और इनमें से कोई एक हो और 3 ऊपर वाले में से दे दिए जाएं, या पूछा जाए कि निम्न में से हर्ष स्वर है, तो इनमें से कोई एक दे करके नीचे वाले में से और दे दिए जाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ष स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर होता है बेटा, वो क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना या 3 मात्रा का समय लगे, तो वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर। एक ही साइन होता है जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये कहाँ पे प्रयोग करते हो, जब आप लंबी ध्वनि के साथ कोई शब्द बोलते हो और उसके बीच में जो प्रयोग किया जाता है, जैसे आप ओम का उच्चारण करते हो, तो ये क्या है, ये आपका प्लुत स्वर इसमें प्रयोग किया जाता है। तो बेटा यहाँ तक क्या रहता है, जो प्लुत स्वर है वो आपका एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, 1-2 बार ही पूछा गया है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्लुत स्वर ऐसे लिखा जाता है, और जब आप लंबी ध्वनि का प्रयोग करते हो तो आपका क्या रहता है, वो प्लुत स्वर में गिना जाता है। तो ये हमने किसके आधार पर किए, उच्चारण के आधार पर। और ये जो HSSC के नॉर्मल एग्जाम आप देने वाले हो बेटा, उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जो स्वर अन्य आधार पर कहाँ कहाँ बांटे जाते हैं। फिर आता है हमारा जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर क्या, स्वर भेद। जीभ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर और किसके आधार पर हैं, जीभ के आधार पर। देखो कहोगे कि मैडम जीभ के आधार पर भी कोई प्रकार होता है। देखो ये कोई वो नहीं है कि बेटा कि यहाँ के आधार पर, मतलब जहाँ पर बोलने में जीभ का प्रयोग ज़्यादा होता है, आगे से प्रयोग होती है तो अग्र स्वर आ जाएगा, बीच का भाग यदि हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं तो बीच का भाग आ जाएगा, मध्य स्वर के नाम से उसको जानते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, जीभ के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार का होता है। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी किसकी टीचिंग एग्जाम की किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के अग्र भाग का प्रयोग, जीभ के आगे का भाग प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर।
और अग्रस्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? ई, आप बोल के भी देख सकते हो इनको, ई ए आई। ठीक है, ये क्या है, आप बोलोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि जो अग्रस्वर होते हैं उसमें जीभ के आगे का जो भाग होता है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के बीच का भाग प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर। और मध्य स्वर एक ही होता है संख्या में, कौन सा? है। और ये आपके एस्टेट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, परंतु बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पूछा कैसे जाता है कि जीभ के बीच के भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, किस स्वर का उच्चारण होता है। तो बच्चों को आधे से ज़्यादा को तो यही नहीं पता होता कि जीभ के बीच के भाग से भी कोई स्वर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है पश्च स्वर। तो जीभ के पीछे के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर। तो ये कितने हैं? ये 5 होते हैं बेटा। और कौन से? आ, ऊ, बड़ा ऊ, औ, और कौन सा? जो आगत स्वर है, जो हम आगे बताऊंगे आपको वो वाला। तो ये कौन से? 5 जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है बेटा मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर भेद। अब मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर भेद, स्वर भेद। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये आप ध्यान दोगे कि जब भी आपका आता है कि मुख द्वार के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख द्वार के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? सबसे पहला है हमारा विवर्त स्वर, विवर्त स्वर, ठीक है। और दूसरा है हमारा अर्धविवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर, ठीक है। और तीसरा है हमारा अर्ध संवर्त स्वर, संवर्त स्वर। और चौथा है बेटा हमारा संवर्त स्वर, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है। और विवर्त का अर्थ क्या होता है? खुलना। और संवर्त का अर्थ क्या होता है? बंद होना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहता है? खुला रहता है। और खुला कैसे रहता है? किस में रहता है? आ। एक ही स्वर है जिसमें हमारा मुख द्वार जो है वो पूरा का पूरा हमारा खुला रहता है। नेक्स्ट जो आता है अर्धविवर्त स्वर। अर्धविवर्त स्वर क्या होते हैं बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं? अर्धविवर्त स्वर। और ये कौन से होते हैं? ए, आई, औ और क्या? आगत स्वर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ध संवर्त स्वर। तो ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार हमारा लगभग आधा बंद रहता है तो वो क्या कहलाते हैं? अर्ध संवर्त स्वर। और ये कौन से होते हैं? ए और ओ, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा संवर्त स्वर। अब संवर्त स्वर कौन सा होता है बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहता है? बंद रहता है, क्योंकि संवर्त का अर्थ क्या होता है? बंद होना। तो लगभग बंद रहता है तो वो क्या कहलाते हैं? संवर्त स्वर। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं बेटा आपके ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। ये हमारे हो जाते हैं संवर्त स्वर, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे किसके आधार पर हैं? मुख द्वार के खुलने के आधार पर। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है बेटा होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर भेद। अब होठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
कौन सा? एक होता है बेटा अवर्तमुखी, और दूसरा होता है हमारा वर्तमुखी। ठीक है, अब होठों की स्थिति के आधार पर है तो क्या अवर्तमुखी में कौन से आ जाएंगे? अवर्तमुखी में वो स्वर होंगे बेटा, तो क्या लिखोगे? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार नहीं होते या वृत्त के आकार के नहीं होते, तो वो क्या कहलाएंगे? अवर्तमुखी। और कौन से हैं? आ, ई, ए, आई, री। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वर्तमुखी। अब वर्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार होते हैं, तो आप खुद भी बता सकते हो कौन से हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और क्या बचता है? और बचता है बेटा हमारा क्या? हमारा आगत स्वर। तो ये हमने कुछ प्रकार किए। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है एक जातीय आधार पर स्वर भेद। अब जातीय आधार पर स्वरों को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। ठीक है, पहला क्या है? सजातीय और दूसरा क्या है बेटा? विजातीय। तो ये सजातीय क्या होता है? जो समान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सजातीय। अब समान जाति के स्वरों से मिलकर बनते हैं सजातीय हैं, तो कौन से होंगे? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेटा ए, आ, ई, ऊ और री, क्योंकि री की तो अपनी ही जाति है, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे साथ? ये हो जाते हैं हमारे साथ स्वर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा विजातीय स्वर। तो ये क्या है? दो भिन्न जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, और ये कितने होते हैं संख्या में? 4 होते हैं बेटा। ये कौन से? ए, आई, ओ, औ। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे बनते हैं? अब देखो, ऊपर वाला तो हमें पता है, ए और ए को मिला के आ बनता है, ई और ई को मिला के ये वाली ई बनती है, ऊ और ऊ को मिला के ये वाली ऊ बनती है। री की अपने आप में ही एक जाति होती है, लेकिन यहाँ पर जो विजातीय में है तो भिन्न जाति को मिला करके कैसे बने? तो ए और ई को मिला करके क्या बनता है बेटा? ए बनता है। फिर ए और ए को मिला करके क्या बनता है? आई बनता है। उसी प्रकार ए और किसको? ऊ को मिला करके ओ बनता है, और उसी प्रकार है बेटा ए और ओ को मिला करके हमारा क्या बनता है? औ बनता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अगर जातीय आधार पर मूल स्वर पूछे जाएं तो ये है, और वैसे हमारे जो मूल स्वर होते हैं वो हर्ष स्वर को कहा जाता है। तो मूल स्वर हमारे 4 ही होते हैं, ए, ई, ऊ और री। ठीक है, और यदि हम जातीय आधार पर पूछते हैं तो 7 को मूल स्वर माना जाता है। ये हमारे क्या है? विजातीय, या इनको संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर क्या किया? ये हमने स्वर के प्रकार किए। ठीक है, हमने वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, और स्वर कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है उसको जाना। तो बेटा आप इसको क्या करोगे? इसको अच्छे से पढ़ो, और नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं और प्रयास करूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। बेटा ये जितना भी हम कोर्स कर लेकर के चल रहे हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको बिल्कुल अच्छे से और गहराई के साथ जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे ज़रूर करें। एचएसएससी एग्ज़ाम वाले थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ बता के चल रही हूँ कि आपको इतना करना है तो उतना ही आप करते जाइए। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।